ये जो कल की क्लासेज है मुझे लग रहा है कि स्किप हो गई है आपसे, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करें ओके। फिर। एक्चुअल में कल जो हमने स्टार्ट किया था ना, कल जो हमने कवर किया था, वो हमने कवर किया था एग्रीकल्चरल इनकम, अमाल्गमेशन और असेसी, तीनों की डेफिनेशन हमने कवर की थी। एक तो एग्रीकल्चरल इनकम, एक अमाल्गमेशन और असेसी। आज का जो टॉपिक है उसमें रहेगा एक तो असेसमेंट, एक इनकम, और एक रहेगा पर्सन की डेफिनेशन, कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन, इनकम और असेसमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो चलिए मैं अभी स्लाइड है आपको शेयर करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, यस। ये भी बता दीजिए कि आप क्वेश्चन क्या बनता रही, किसका आंसर है? नहीं, ये तो डेफिनेशन में आएंगे ना आपके, मतलब सभी कि डेफिनेशन में ही हाँ, ये सारी डेफिनेशन है। कि डेफिनेशन ये है? 5 नंबर की डेफिनेशन बन सकती है, कि इनकम की डेफिनेशन क्या है, या असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, या असेसी की क्या है, मार्गनेशन क्या है, एग्रीकल्चर इनकम की क्या है। एग्रीकल्चर इनकम है, इसका आपका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ओके। बाकी अगर बड़ा क्वेश्चन इनका आ भी गया तो ये 3-4 डेफिनेशन एक साथ आ सकती है, बट स्मॉल डेफिनेशन, स्मॉल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ही। तो मैं आपको डेफिनेशन तो वैसे बहुत सारी है, बट मैं मेन मेन डेफिनेशन आपको कवर करा दूंगा। ये देखिए आज का जो टॉपिक है वो है असेसमेंट, जो सेक्शन 2/8 में है। असेसमेंट में देखिए क्या डेफिनेशन है। दिस इज द वे बाई विच द इनकम ऑफ द असेसी इज मेजर्ड। जो इनकम जो होती है असेसी की, असेसी में कौन कौन हो सकता है? कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है, या कोई नॉर्मल पर्सन हो सकता है, या कंपनी, फर्म, या लोकल अथॉरिटी, कोई भी हो सकता है। तो उसका इनकम का मेजरमेंट कैसे करेंगे? इनकम का मेजरमेंट कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी इनकम का मेजर कैसे कर रही है उसको असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, दिस असेसमेंट में बी ए नॉर्मल असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ इनकम प्रीवियसली असेस्ड। अगर नॉर्मल असेसमेंट हो रहा है, कि मान लो पिछले साल की इनकम का नॉर्मल असेसमेंट हो रहा था, तो उसको नॉर्मल असेसमेंट बोलेंगे। या फिर पहले असेसमेंट हो चुका है उसका और फिर से उसका असेसमेंट खुल गया, जो पहले अगर कोई भी साल का अगर असेसमेंट पहले हो चुका है तो फिर से उसका असेसमेंट हो सकता है, उसको रीअसेसमेंट बोलेंगे। तो इसमें नॉर्मल असेसमेंट और रीअसेसमेंट दोनों इंक्लूड है। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसका, एवरी टैक्स पेयर हैज़ टू फर्निश द डिटेल ऑफ हिज इनकम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब देखिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो मेन तो हमारा जो पर्पज़ है ये है कि जो इनकम टैक्स एक्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो भी टैक्स पेयर होता है वो अपनी इनकम को शो करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो वो अपनी इनकम को फर्निश करता है। तो एवरी टैक्स पेयर हैज़ टू फर्निश द डिटेल ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम की डिटेल को फर्निश करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और वो कैसे फर्निश करता है? वो इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू फर्निश करता है। तो दिस डिटेल आर टू बी फर्निश्ड बाई फाइलिंग अप हिज रिटर्न ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर भरता हो, तो वो एक तरीका है अपनी इनकम की डिटेल को फर्निश करने का। वंस द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड अप बाय द टैक्स पेयर, जैसे ही वो इनकम टैक्स की रिटर्न भर देता है, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न उसने भर दी, तो नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक है। तो अपने हिसाब से जो कैलकुलेट करेगा वो उसको बोलते हैं प्रोसेस करेगा वो। जो इनकम टैक्स एक्ट में इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस करेगा, वो इस प्रोसेस को ही असेसमेंट बोलते हैं। वंस द रिटर्न ऑफ द इनकम इज फाइल्ड अप बाय द टैक्स पेयर, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेसिंग ऑफ द इनकम बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी इनकम को प्रोसेस करेगा, चेक करेगा कि जो उसने इनकम फाइल की है वो ओके है नहीं है, कहीं कम तो फाइल नहीं कर दी है। तो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जामिन द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ इट्स करेक्टनेस, मीन्स कि उसकी जो करेक्टनेस है, जो भी इनकम है उसकी करेक्टनेस वो चेक करेगा कि उसने सही की या नहीं की, उसका एग्जामिन करेगा वो। तो प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, इस प्रोसेस को जो एग्जामिन कर रहा है उसकी प्रोसेस को ही हम बोलेंगे असेसमेंट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एग्जामिन कर रहा है उसको ही हम असेसमेंट बोलेंगे। ये तो जनरल उसका मीनिंग हो गया जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इसको आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। यह वह तरीका है जिसके द्वारा निर्धारित की आय को मापा जाता है। मतलब असेसमेंट को निर्धारण बोलते हैं। और निर्धारण किसका होता है? निर्धारित का होता है, मतलब असेसी का होता है।
तो यह निर्धारण पूर्व में निर्धारित आय का सामान्य निर्धारण या पुनः निर्धारण हो सकता है, मतलब असेसमेंट और रीअसेसमेंट दोनों हो सकता है। प्रत्येक करदाता को अपनी आय का विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत करना होता है, और वो प्रस्तुत कैसे करेगा, ये विवरण उसकी आय की विवरणी भरते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जो आईटीआर भरते हुए प्रस्तुत करेगा वो करदाता द्वारा आय की विवरणी दाखिल करने के बाद जब वो अपनी विवरणी दाखिल कर देगा, आईटीआर सबमिट कर देगा, तो अगला कदम आयकर विभाग द्वारा आय की विवरणी की प्रक्रिया है, मतलब फिर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा और उसकी सत्यता की जांच करेगा। आयकर विभाग क्या करेगा, आय की विवरणी की सत्यता की जांच करेगा कि वो सही है नहीं है। तो आयकर विभाग द्वारा आय की विवरण की जांच करने की प्रक्रिया को ही निर्धारण कहा जाता है, मतलब इस प्रोसेस को ही असेसमेंट या निर्धारण बोलेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। क्लियर है इसमें तो? यस। अब देखिए, अगर आपका असेसमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको फर्दर आप ये भी डाल सकते हो कि इसमें टाइप ऑफ असेसमेंट कितने टाइप का होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। आप इसमें बस पॉइंट वाइज डाल सकते हो टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में होता है सेल्फ असेसमेंट, जो अंडर सेक्शन 140A में आता है। फिर होता है समरी असेसमेंट, जो अंडर सेक्शन 143(1) में आता है। फिर होता है स्क्रूटनी असेसमेंट, जो अंडर सेक्शन 143(3) में आता है। फिर होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो अंडर सेक्शन 144 में है। फिर है प्रोटेक्टिव असेसमेंट। फिर है रीअसेसमेंट और इनकम स्केपिंग असेसमेंट, जो अंडर सेक्शन 147 में आता है। और होता है असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च, सर्च सीजर के केस में अंडर सेक्शन 153A में आता है। मतलब इसकी डिटेल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका डिटेल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ असेसमेंट किसको कहते हैं, जो मैं फर्दर आपको डेफिनेशन में बताऊंगा। बट अगर आपका बस असेसमेंट आ गया तो आप इस सारी कैटेगरी को इसमें लिख सकते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें निर्धारण के प्रकार, तो स्वयं निर्धारण, जो अंडर सेक्शन 140A में है। फिर है सारांश निर्धारण, जो अंडर सेक्शन 143(1) में है। फिर है जांच निर्धारण, जो अंडर सेक्शन 143(3) में है। फिर है उत्तम निर्णय निर्धारण, जो अंडर सेक्शन 144 में है। फिर रक्षात्मक निर्धारण, फिर पुनः निर्धारण, आय पलायन निर्धारण, जो अंडर सेक्शन 147 में है। और खोज के मामले में निर्धारण, जो अंडर सेक्शन 153A में है। तो ये तो हो गया हमारा असेसमेंट। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक इनकम, मतलब कि अंडर सेक्शन 224 में इनकम की डेफिनेशन दे रखी है। असेसमेंट में कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। नो सर। अब इनकम की डेफिनेशन क्या है, जो इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम की डेफिनेशन दे रखी है उसमें देखिए, इनकम इंक्लूड्स, इसमें पहले डेफिनेशन दे रखी है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है। अब इंक्लूड्स में देखिए, एक तो प्रॉफिट एंड गेन, जो भी बिजनेस से प्रॉफिट और गेन होता है वो सारा इसमें इंक्लूड है। अगर आपने कोई भी पार्टनरशिप फर्म करके कोई बिजनेस कर रखा है, कंपनी करके कोई बिजनेस कर रखा है, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, कोई भी टाइप का बिजनेस है, अगर उससे प्रॉफिट और गेन हो रहा है तो वो इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। फिर होता है डिविडेंड, आपने मान लो कोई कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं और उससे कंपनी आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो डिविडेंड भी इनकम में इंक्लूड मानी जाएगी। फिर है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाई ए ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पज, कोई भी ट्रस्ट है जो उसका जो मेन पर्पज चैरिटेबल पर्पज है, और वो अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उसको मिलता है, तो वो भी ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर सैलरी की कैलकुलेशन करें तो जैसे बेसिक डीए सारा उसको टैक्सेबल में मानते हैं, और इसमें वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट्स, मान लो अगर कोई भी उसको फैसिलिटी दी गई है या फिर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अगर उसको दिए गए हैं, तो वो भी सारे इनकम में इंक्लूड माने जाएंगे। फिर होता है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट्स ऑब्टेन्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी और बाई द बेनिफिशियरी। अगर मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है, मान लीजिए नॉर्मल पर्सन में कौन मतलब नॉर्मल पर्सन के अलावा कौन पर्सन हो सकता है, जैसे माइनर है या कोई पागल है, ठीक है, या कोई एनआरआई है, उसका कोई एजेंट है, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बोलेंगे। जो हमने लास्ट टाइम एसएससी में, मतलब लास्ट डे हमने एसएससी में चेक किया था, तो उसको कोई अगर कोई बेनिफिट या परक्यूजिट्स हो रहा है तो वो भी इनकम में माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कंपनी आइदर बाई ए डायरेक्टर और ए पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी का कोई डायरेक्टर है, और उस डायरेक्टर ने अगर कोई भी उसके शेयर कैपिटल परचेज कर रखी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब शेयर कैपिटल उसने मेजर शेयर कैपिटल परचेज कर रखी है उसकी,
और उसका इसका मतलब उसको उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसमें अगर वो परक्यूजिट्स अगर उसको मिलता है, अगर फैसिलिटी कंपनी उसको दे रही है, तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी। अब इसको अगर हम हिंदी में देखें, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के थ्रू अगर उसको कोई बेनिफिट हुआ है, मतलब कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको लाभ बोलेंगे, डिविडेंड को हम लाभांश बोलेंगे। उसके बाद धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बनाए गए ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान, मतलब कि कोई भी अगर ट्रस्ट बनाई गई है जो उसका पर्पज चैरिटेबल पर्पज हो, धर्मार्थ उद्देश्य हो, तो उसको भी कोई अगर कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो भी इसमें इंक्लूड माना जाएगा। और किसी भी अनुलाभ का मूल्य वेतन के एवज में लाभ मुख्य वेतन के तहत कर योग्य है, मतलब कि अगर उसको कोई सैलरी या वेतन मिलता है, तो अगर कोई भी लाभ या उसका मूल्य का वेतन अगर कुछ भी मिलेगा उसको, वो सारा इसमें इनकम में इंक्लूड माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रतिनिधि निर्धारित, ये प्रतिनिधि निर्धारित रिप्रेजेंटेटिव ऐसे बोलते हैं कि अगर मान लो कोई पागल हो गया, या फिर कोई भी एनआरआई है, या फिर माइनर है, तो उसका उसके जगह कौन इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, या तो एजेंट भरेगा या उसका गार्जियन भरेगा, तो उसको प्रतिनिधि निर्धारित बोलते हैं। तो उसके द्वारा अगर कोई भी अगर प्रॉफिट कमाया गया है, लाभ मिल रहा है, तो वो सारा इसमें इनकम में इंक्लूड माना जाएगा। और साथ में किसी निदेशक जो डायरेक्टर होता है, या कंपनी में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्ति, मतलब कि कोई डायरेक्टर है या कोई पर्याप्त रुचि रख रहा है कोई व्यक्ति जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हम बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल उसने परचेज कर रखी है, या निर्देशक या ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार, मतलब ये अगर फैमिली मेम्बर भी है उसके, तो कंपनी से प्राप्त किसी भी अनुलाभ का मूल्य, मतलब कि कंपनी से कोई भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो भी इस इनकम में माना जाएगा उसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी सम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 28 जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, मतलब कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उस केस में अगर उसको कोई कंपनसेशन मिलता है, मतलब कि कोई बिजनेस है उसको अगर कंपनसेशन की इनकम होती है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई इनकम होती है, या परक्यूजिट्स की कोई इनकम होती है, या इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन रिसीव्ड बाई पार्टनर, पार्टनर से अगर कोई रेमुनरेशन मिल रहा है, या नॉन कंपेड फीस मिल रही है, या कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई इनकम हो रही है, और भी बहुत सारी और भी पॉइंट्स है इसमें जो अदर्स में आ गया है। तो सेक्शन अंडर सेक्शन 28 में अगर ये सारे मिल रहे हैं तो वो भी इनकम का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45, जो कैपिटल गेन का जो सेक्शन आता है 45, कैपिटल गेन किसको बोलते हैं, कोई भी अगर कैपिटल असेट्स है, कैपिटल असेट्स में गोल्ड भी हो सकता है, आपकी ज़मीन भी हो सकती है, शेयर कैपिटल भी हो सकती है, तो उसको अगर आप सेल कर रहे हो तो उसमें कैपिटल गेन होगा, तो अंडर सेक्शन 45 में वो इनकम में माना जाएगा। उसके बाद अदर सोर्सेज की हम बात करें, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 56, सेक्शन 56 आपको ये सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 56 सेक्शन 45 सेक्शन 28। और इसमें देखिए प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट द्वारा, द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूजिट या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, या वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट ऑब्टेन बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, और ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और डायरेक्टर को अगर कोई बेनिफिट मिलता है, ये सारे पॉइंट है इसमें इनकम में। जो लास्ट पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ जो अंडर सेक्शन 56 में है, उसमें है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें क्या क्या आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट आ गया, अगर इंटरेस्ट की इनकम होती है, या गिफ्ट किसी को मिल रहा है, या इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है, या फैमिली पेंशन उसको मिल रही है, या रेमुनरेशन रिसीव्ड बाई ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर कोई भी रेमुनरेशन मिलता है, या एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है उससे अगर कोई भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मिलती है, वो सारी इनकम में इंक्लूड मानी जाएगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। अब जनरल मीनिंग देखते हैं, ये तो सेक्शन में लिखा हुआ है। अब जनरल मीनिंग देखते हैं कि भी इनकम की जनरल डेफिनेशन क्या है। द सम ऑफ मनी विच ए बिजनेस और ए इंडिविजुअल रिसीव, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बंदा अगर कोई काम कर रहा है, या कोई बिजनेस है, अगर उसको कोई भी अगर मनी मिलती है इन एक्सचेंज ऑफ, किसके एक्सचेंज में मनी मिल रही है उसको, सेल ऑफ गुड्स, अगर कोई भी अगर गुड्स को सेल कर रहा है, कोई भी मटेरियल को सेल कर रहा है, आइटम को सेल कर रहा है, या कोई सर्विस दे रहा है, और थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या कोई भी उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है
और उसको सेल करने से अगर कोई भी इनकम आई है, तो जो भी मनी उसको रिसीव हो रही है बिजनेस और इंडिविजुअल को, किसके एवज में हो रही है, एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इज नोन एज इनकम, उसको इनकम बोलेंगे। अब देखिए इसको अगर हिंदी में देखें, हमारा 7वां पॉइंट हिंदी में था, धारा 28 के तहत कर के लिए कोई भी राशि जो बिजनेस इनकम से रिलेटेड था, कि उसको अगर कोई मुआवजा मिलता है या आयात निर्यात से संबंधित आय उसको मिलती है, या अनुलाभ मिलता है, या ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, पार्टनर द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, गैर प्रतिस्पर्धी शुल्क, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी, इनसे रिलेटेड जितना भी है वो अंडर सेक्शन 28 में इनकम में माना जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा धारा 45 के अंदर पूंजीगत लाभ, जो कैपिटल असेट से रिलेटेड था, जो पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से मिलता था। और सेक्शन 56 में अदर सोर्सों से आई थी, जिसमें ब्याज, उपहार, बीमा योजना, पारिवारिक पेंशन मिलती है, संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि से प्राप्त कृषि आय द्वारा, ये सारी इसमें इंक्लूड है। और आय का सामान्य अर्थ अगर हम अभी देखा था उसमें क्या था, किसी व्यवसाय या व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है या कोई व्यवसाय है, उसको वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के बदले उसने कोई भी सेवा दी है या कोई वस्तु की बिक्री की है, या पूंजीगत निवेश के माध्यम से प्राप्त धन की राशि, कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है, तो उससे कोई भी धन की राशि उसको मिलती है, तो आय के रूप में जाना जाता है उसको, उसको आय माना जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। नो सर। अब देखिए कैटेगरी ऑफ इनकम, इनकम की कैटेगरी को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि फर्स्ट जो, हाँ जी, हाँ जी सर, आपने पहले भी बताया इनकम वाला ना। हाँ जी, तो इस इनकम में आप ये भी इंक्लूड कर देंगे कि कैटेगरी ऑफ इनकम में देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये कैटेगराइज कर दिया हमने कि जो भी इनकम आपको मिलती है वो कितने कितने कैटेगरी में इंक्लूड होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी, मतलब कैटेगराइज हो जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और लास्ट में आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो उसको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में अगर कोई बिजनेस करने से प्रॉफिट उसका हो रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या आएगा, कोई भी कैपिटल असेट्स है, गोल्ड हो गया, ज़मीन हो गई, या शेयर कैपिटल हो गई, उसको अगर वो सेल करने से अगर कोई इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको अगर रेंट मिल रहा है, और इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर वो मान लो एम्प्लॉयर के थ्रू उसको अगर कोई भी पैसा मिल रहा है, वो सैलरी में इंक्लूड माना जाएगा। इसको हिंदी में देख सकते हैं, आय की श्रेणी में वेतन से आए, गृह संपत्ति से आए, पूंजीगत लाभ से आए, व्यापार और पैसे से आए, और अन्य स्रोतों से आए। ये तो पहले भी मैंने बहुत बार बताया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। इसमें कोई इनकम के डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन था? मनी जी? नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अब लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज पर्सन, मतलब पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, जो सेक्शन 231 में है। पर्सन की डेफिनेशन में देखिए, हम अगर जनरल मीनिंग देखें, नॉर्मली ए पर्सन रेफर टू एन इंडिविजुअल, नॉर्मली हम पर्सन किसको बोलेंगे, जो इंडिविजुअल है, कोई भी बंदा है उसको हम पर्सन बोलेंगे। हाउएवर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बट इनकम टैक्स एक्ट में द पर्सन हैज ब्रॉडर मीनिंग एंड कवरेज। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की एक बड़ी डेफिनेशन दी गई है। ठीक, अब क्या डेफिनेशन है, आप देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है। डेफिनेशन ऑफ पर्सन में पर्सन इंक्लूड्स, क्या क्या पर्सन इंक्लूड्स है, एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है वो इसमें इंक्लूड है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई भी अगर हिंदू फैमिली है और वो मिलके रह रही है तो वो भी पर्सन में इंक्लूड माना जाएगी। एक कंपनी, कंपनी को पर्सन में हम इसको इंक्लूड मानेंगे। अगर कोई फर्म है उसको हम इंक्लूड मानेंगे। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब कि पर्सन कौन है, पर्सन में सारे आ गए। एसोसिएशन मतलब कि इंडिविजुअल भी उसमें हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, या फर्म भी हो सकती है। उनका अगर एसोसिएशन है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ गया, इसको हम एओपी भी बोलते हैं। और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल किसको बोलेंगे, इनको, मतलब कि अगर ये लोग ही अगर एक 2 या 3 लोग मिलके, या 2-3 इंडिविजुअल मिलके अगर कोई एक बॉडी बना ली उन्होंने और कोई भी पर्पज़ के लिए, तो इसको बीओआई बोलेंगे।
फिर नेक्स्ट आता है लोकल अथॉरिटी, फिर आता है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसको एजेपी बोलते हैं, और साथ में इसमें कवर होगा नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द एबव, मतलब इनमें कोई भी अगर कवर नहीं होता है तो ये लास्ट वाले पॉइंट में कवर होगा। इसको अगर हम हिंदी में देखें, आमतौर पर एक व्यक्ति को संदर्भित करता है, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को ही हम व्यक्ति बोलते हैं। हालांकि आयकर के तहत व्यक्ति का व्यापक अर्थ है और कवरेज होता है, बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत बड़ा निकलता है। तो व्यक्ति की परिभाषा में देखिए क्या क्या शामिल है। एक व्यक्ति शामिल है, एक हिंदू अविभाजित परिवार शामिल है, एक कंपनी, एक फर्म, एक व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, एक स्थानीय प्राधिकरण, और साथ में लास्ट में आता है प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, और साथ में उपयुक्त में किसी के अंतर्गत अगर जो नहीं आता वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसको अगर हम डिटेल में देखें, डिटेल में देखिए इंडिविजुअल भी कौन कौन आता है। सर ये तो आपने पहले भी करवा रखा है ना? हाँ, ये मैं पहले करा रखा है, तो मैंने एक्चुअल में इसको फिर से मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपको फिर इसको मतलब कि रिपीट हो जाएगा आपको। ओके सर। तो इंडिविजुअल में देखिए, इंडिविजुअल इज ए नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन होता है इंडिविजुअल, हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन है, या फिर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का ये वो रेजिडेंट पर्सन भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल इज ए टैक्स्ड और हर इनकम, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी इनकम पे टैक्स देता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो कोई भी पर्सन है, मान लो कोई अमित या सुमित या कोई भी पर्सन हो सकता है, बट ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, जो इंडिया का सिटीजन हो सकता है, या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको HUF बोलते हैं। तो इन HUF इज ए टाइप ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, एक ये फैमिली अरेंजमेंट है, मतलब कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें एक सबसे बड़ा उसका कर्ता होता है, जो मैन हेड होता है फैमिली का, उसको कर्ता बोलते हैं, वही इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है, वही सारा उसी पे सारा असेसमेंट होता है। तो वो पूरी इनकम, मतलब कि उसमें अगर मान लो उसके 5 बेटे हैं और सभी इनकम कमा रहे हैं, तो सभी की इनकम क्लब हो जाएगी, और सारी फैमिली की एज ए वो फैमिली वो अपनी इनकम पे टैक्स दे सकता है। तो इन HUF इज ए टाइप ऑफ फैमिली अरेंजमेंट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिंदू लॉ, जो हिंदू फैमिली लॉ है उसमें वो रिकॉग्नाइज्ड है। और इसमें HUF कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लाइनली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमेरिड डॉटर। अब देखिए, सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक सामान्य पूर्वज से वंशज होते हैं, मतलब एक पूर्वज है उसके वंशज चले आ रहे हैं, मतलब कि पहले दादा थे, उसके पिताजी हुए, उसके फिर पोते हुए, वो सारे वंशज चले आ रहे हैं, और जिसमें उनकी पत्नियां भी शामिल है और अविवाहित बेटियां भी शामिल है, सारे लोग उसमें शामिल माने जाएंगे। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट HUF इज ए टैक्स एज सेपरेट एंटाइटी, ये सेपरेट है वो, मतलब कि जो भी उसमें इंडिविजुअल है उनसे अलग माना जाएगा वो। उसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो फैमिली ऑफ अमित और सुमित, मतलब ये अमित और सुमित की फैमिली एज ए वो फैमिली अगर वो टैक्स दे रहा है तो उसको HUF बोलेंगे। अगर इसको हिंदी में देखें तो व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति एक प्राकृतिक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है या भारत का निवासी या अनिवासी है। आयकर अधिनियम की तरह एक व्यक्ति को उसके आय पर कर लगाया जाता है, ठीक है, उसकी आय पे उसको टैक्स लग गया, उदाहरण अमित सुमित। लास्ट में हिंदू अविवाहित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार जिसको HUF बोलते हैं, उसमें HUF प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था है जो हिंदू कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। एक HUF में सभी व्यक्ति शामिल होंगे, और सभी व्यक्ति कौन है, जो एक सामान्य पूर्वज से वंशज होते हैं, एक पूर्वज के वंशज चले आ रहे हैं, जिसमें उसकी पत्नियां भी शामिल हो जाएगी और अविवाहित बेटियां भी शामिल है। और आयकर अधिनियम के तरह के HUF पर उसके सदस्यों से एक अलग इकाई के रूप में कर लगाया जाता है, ठीक है, ये सेपरेट एंटाइटी है। और उदाहरण में अमित सुमित का परिवार। अब कंपनीज, नेक्स्ट आता है कंपनी। कंपनी में देखिए, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटाइटी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 जो कंपनी एक्ट है उसमें वो रजिस्टर्ड है, कोई भी जो सेपरेट लीगल एंटाइटी बोलते हैं उसको। और कंपनीज आर टैक्स्ड ऑन देयर इनकम, ये खुद के टैक्स पे एज ए फ्लैट रेट पे टैक्स देती है। एग्जाम्पल देखें तो कंपनी तो सबको पता ही है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या BHEL भी हो सकती है, गेल इंडिया भी हो सकती है,
ठीक है, टाटा भी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है फर्म। ए फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। इसमें कोई 2 या 3 इंडिविजुअल्स मिलके अगर कोई फर्म बनाते हैं तो वो कम टुगेदर टू कैरी ऑन बिजनेस, वो आपस में आते हैं और कोई बिजनेस करने के लिए एक फर्म बनाते हैं। और वो किस में रजिस्टर्ड होना चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और उसको भी सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। अब जैसे फर्म का एक एग्जांपल ले तो शिव एंड सन्स कोई भी फर्म का नाम हो सकता है, या दुर्गा एंड कंपनी, ये भी एक कंपनी, एक फर्म का नाम हो सकता है। बट कंपनी पे आप कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि अगर कंपनी एक्ट में अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसमें हमेशा लास्ट में लिमिटेड लिखा होगा। तो ये एक्चुअल में जिसमें लिमिटेड होगा उसी को ही हम कंपनी बोलेंगे। अगर मान लो कोई नेम में आगे अगर कोई कंपनी लगा रहा है तो वो नहीं है, उसको वो नहीं मानेंगे, कंपनी नहीं मानेंगे। वो या तो एज ए फर्म मानेंगे या प्रोप्राइटरी से फर्म मानेंगे। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है। कंपनी का क्या है? एक कानूनी इकाई अलग है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है और उनकी आय पर सामान्य दर से कर लगाया जाता है। एग्जाम्पल हमने दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और फर्म क्या है? एक फर्म 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है। इसमें 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति आपस में एक साझेदारी अधिनियम के तहत एक बिजनेस को पंजीकृत करा लेते हैं और एक व्यवसाय को चलाने के लिए एक साथ आते हैं। और आयकर अधिनियम के तहत एक फर्म पर उसके भागीदारों से अलग इकाई के रूप में कर लगाया जाता है, उसको सेपरेट माना जाएगा। उसमें उदाहरण दे सकते हैं शिव एंड सन्स या दुर्गा एंड कंपनी, कोई भी नाम हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और फिर एक आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक्चुअल में एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें देखिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ये इंडिविजुअल की बॉडी है, इसका मतलब इसमें कृत्रिम व्यक्ति आते हैं ओनली, तभी इसमें इंडिविजुअल आया ना। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन तो अभी हम देख ही रहे हैं। पर्सन में तो बहुत सारे लोग हैं, कंपनी भी है, फर्म भी है। तो इसमें बहुत सारे पर्सन, 2 कंपनी मिलके भी एक एसोसिएशन बना सकती है, 2 फर्म मिलके भी, या एक फर्म एक कंपनी मिलके भी कोई भी एसोसिएशन बना सकता है। तो इसमें देखिए एक एओपी इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। इसमें एक ग्रुप है जो 2 और मोर पर्सन का, हु कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज, जो कॉमन पर्पज के लिए आपस में काम करती है, अदर देन फॉर प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट के लिए। एन एओपी इज ए टेक्स्ट एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, ये मेंबर से सेपरेट होती है। एग्जाम्पल हम अगर लें तो 2 कंपनीज में ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म एन एओपी। कोई भी 2 कंपनियों ने आपस में मिलके काम करना चाहा फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है और 2 कंपनियों ने मिलकर काम कर रही है, तो इसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे। इसमें पर्सन में 2 कंपनी भी हो सकती है, 2 फर्म भी हो सकती है, एक कंपनी एक फर्म भी हो सकती है, या इंडिविजुअल मिलके भी काम कर सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली इंडिविजुअल ही होता है। तो इसमें BOI इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स, इसमें इंडिविजुअल होते हैं, हु कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज, कॉमन पर्पज के लिए आपस में मिलते हैं, अदर देन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा। ए BOI इज ए टेक्स्ट एज ए सेपरेट, ये भी सेपरेट है, फ्रॉम इट्स मेंबर। इसमें एग्जांपल अगर हम दें, 2 इंडिविजुअल में गेट टुगेदर एंड डू समथिंग टुगेदर, इसमें 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, इसमें पर्सन नहीं आते, ओनली इंडिविजुअल आते हैं। इसको अगर हम हिंदी में देखें, व्यक्तियों का संघ बोलते हैं उसको, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को व्यक्तियों का संघ बोलेंगे। तो एओपी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो लाभ के अलावा अन्य किसी सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, मतलब उनको प्रॉफिट के अलावा एक साथ सामान्य उद्देश्य के लिए आए। एक एओपी पर उसके सदस्य अलग इकाई के रूप में कर लगाया जाता है। उसमें उदाहरण दे सकते हैं, 2 कंपनियां एक साथ जुड़ सकती है और एक सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए एओपी बना सकती है। और व्यक्तियों का निकाय जो BOI बोलते हैं, उसमें आएगी BOI 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें 2 या 2 व्यक्तियों का समूह है जो लाभ के अलावा अन्य किसी सामान्य उद्देश्य के साथ एक साथ काम करते हैं। एक BOI पर उसके सदस्यों से एक अलग इकाई के रूप में कर लिया जाता है, ये हमने पहले पढ़ा था। इसमें उदाहरण 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें देखिए, एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज ए लीगल एंटिटी, ये लीगल एंटिटी है, दैट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन नहीं है। दीज एंटिटी आर टैक्स्ड ऑन देयर इनकम एट द सेम रेट्स एज इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल पे जो टैक्स लगता है सेम उसी तरह इस पे AJP पे टैक्स लगेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, उसमें सोसाइटी,
आइडल जो तिरुपति बालाजी बोल सकते हैं, या म्यूनसिपल कमेटी या यूनिवर्सिटी या शिप वेसल कोर्ट, ये सारे इसमें इंक्लूड है। इसको अगर हिंदी में देखेंगे कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति बोलते हैं इसको। एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति एक कानूनी इकाई है जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, मतलब इसमें नेचुरल पर्सन नहीं है। इन संस्थाओं पर व्यक्तियों के समान ही उनकी आय पर कर लगाया जाता है। जैसे इंडिविजुअल पे टैक्स लगाते हैं वैसे इस पे टैक्स लगाया जाता है। इसमें देखिए समिति, मूर्ति, जो तिरुपति बालाजी हो गया एग्जाम्पल दिया मैंने, न्याय नगर पालिका समिति, विश्वविद्यालय, जहाज या अदालत, ये सारा इसमें इंक्लूड है। फिर लास्ट आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन सी है? उसमें म्यूनसिपलिटी, पंचायत, कॉन्टोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड लोकल अथॉरिटीज। इसमें क्या है? नगर पालिका, पंचायत, छावनी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट आदि को स्थानीय प्राधिकरण कहा जाता है। तो लोकल अथॉरिटी होती है ना, जैसे नगर पालिका को लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, या बिजली विभाग हो गया इसमें, या जल विभाग हो गया, पंचायत, ये सारा इसमें इंक्लूड है। इसमें बताइए कोई डाउट हो तो किसी को? नो सर। चलिए फिर आज की क्लास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेके आएंगे। ओके। कोई डाउट हो तो बताइए, नो सर। या कोई सजेशन हो सर तो बताइए। डेफिनेशन कितनी है? देखिए डेफिनेशन तो बहुत सारी है, लगभग 30-40 डेफिनेशन है, बट मैं आपको मेन डेफिनेशन कराऊंगा। जैसे 6 ये डेफिनेशन तो हमारे यूनिट में ही है क्या इतनी डेफिनेशन? यूनिट में क्या, यूनिट में तो बस ये लिख रखा है कि डेफिनेशन। अब कोई इसमें लिमिट तो लिख नहीं रखी कितनी डेफिनेशन, आने में तो कोई भी आ सकता है। तो मेन आपको मैं कवर करा दूंगा। कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए फिर ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके जी, बाय।